नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। दून जी के वैली में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी एमसीक्यूज। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये है आपका पहला प्रश्न। प्रस्तावित डिफेंस सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है डिफेंस सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस बैंक एक प्रस्तावित मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसे सहयोगी देशों के बीच डिफेंस सिक्योरिटी और मजबूत सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स के लिए लंबे समय तक चलने वाली और कम लागत वाली फंडिंग उपलब्ध कराने के मकसद से बनाया गया है। इसका मकसद सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज, खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के सामने आने वाली फंडिंग की कमी को दूर करना है। उदाहरण के लिए कोई सदस्य देश ड्रोन, मिसाइल के पुर्जे, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या सुरक्षित डिफेंस सप्लाई चेन के लिए किफायती फाइनेंसिंग हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न। प्रस्तावित डिफेंस सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थापित करने के लिए चुना गया है? सही उत्तर है प्रस्तावित डीएसआरबी के मुख्यालय के तौर पर कनाडा को चुना गया है, जबकि लग्जमबर्ग इसका यूरोपीय हब होगा। कनाडा ने सहयोगी देशों के साथ बैंक के चार्टर पर बातचीत करने में पहल की है। अनुमानित पूंजी लक्ष्य है लगभग 100 बिलियन यूरो। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही 4 विशेष डिवीजन बेंच बनाई है, जिनका मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों के विशेष रूप से सुनवाई के लिए 4 विशेष डिवीजन बेंच का गठन किया। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक मामलों के लंबित बोझ को कम करना, डॉकेट प्रबंधन में सुधार करना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए अगर कोई सिविल अपील लगभग 20 साल से लंबित है, तो अब उसे रेगुलर रोस्टर में इंतजार करने के बजाय इन खास बेंचों में से किसी एक के सामने सुनवाई के लिए रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 4 विशेष बेंच मुख्य रूप से किन दिनों में मामलों की सुनवाई करेगी? सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट में सप्ताह के बीच के इन 3 दिनों को नॉन मिसलेनियस डेज, गैर विविध दिन कहा जाता है। इसका मतलब ये दिन उन नियमित मामलों के लिए होते हैं जिनमें विस्तार से और लंबी बहस की जरूरत होती है, न कि उन नए मामलों या शुरुआती सुनवाइयों के लिए जो आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को होती है। अगला प्रश्न। भारत के चुनाव आयोग ने हाल में ही ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया घोषणा पत्र जोड़ा है, जो मुख्य रूप से इससे संबंधित है। सही उत्तर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव करते हुए घोषणा शामिल की है। इसमें आवेदकों से ये जानकारी मांगी गई है क्या उनके माता पिता मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दायरे में आते थे। इसका मकसद वोटर डेटाबेस की सटीकता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है। उदाहरण के लिए अगर कोई 18 साल का व्यक्ति ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उससे उसके माता पिता से जुड़ी एसआईआर जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है, जहां भी ये लागू हो। अगला प्रश्न। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है एसआईआर प्रक्रिया का मकसद डुप्लीकेट, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके, मृत या किसी अन्य वजह से अयोग्य लोगों के नाम हटाना है। साथ ही ये पक्का करना है कि सभी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो। उदाहरण के लिए अगर कोई वोटर हमेशा के लिए किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में चला जाता है, तो एसआईआर प्रक्रिया वोटर रिकॉर्ड को उसी हिसाब से अपडेट करने में मदद करती है। दुधवा टाइगर रिजर्व, जो हाल में ही अपनी गैंडा गणना के लिए खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है
दुधवा बाघ अभयारण्य भारत नेपाल सीमा के निकट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 25 से 27 जून 2026 के बीच आयोजित चौथे राइनो जनगणना में दुधवा टाइगर रिजर्व में 53 ग्रेटर वन सींग वाले गैंडों को दर्ज किया गया। यह दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में से एक तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। यह प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण और एशियाई हाथी के लिए। भारत सरकार ने जुलाई 2026 में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों की? सही उत्तर है कतर के पूर्व अमीर और फादर अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर सम्मान प्रकट करते हुए भारत ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। दूसरा, आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तीसरा, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। चौथा, स्कूल और कॉलेज अनिवार्य रूप से बंद हैं। सही उत्तर का चयन करें। राष्ट्रीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ होता है। कोई आधिकारिक मनोरंजन आयोजित नहीं किया जाता है। सरकारी कार्यालय आमतौर पर खुले रहते हैं। स्कूल और कॉलेज अपने आप बंद नहीं हो जाते हैं। हाल में ही चीन का मैडोक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिंता का विषय क्यों बन गया है? सही उत्तर है चीनी भूवैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पाइजन फॉल्ट सीधा प्रोजेक्ट साइट के नीचे से गुजरता है। यह फॉल्ट टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है और इससे इन चीजों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे भूकंप, भूस्खलन, संरचनात्मक अस्थिरता, तलछट का जमाव। इन भूवैज्ञानिक जोखिमों ने बांध की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन का विशाल जल विद्युत प्रोजेक्ट जो हाल में ही सक्रिय पाइजन फॉल्ट को लेकर चिंताओं के कारण चर्चा में रहा, किस नदी पर बनाया जा रहा है? सही उत्तर है यह प्रोजेक्ट तिब्बत में यालुंग जांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने के बाद इस नदी को सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर जुलाई 2025 में निर्माण के चरण में पहुंचा और इस दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट बनने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, जिस तरह सिंधु नदी कई देशों से होकर बहती है, उसी तरह यालुंग जांगपो भी एक महत्वपूर्ण सीमा पार नदी है, जिससे इसके ऊपरी हिस्से में बनने वाली परियोजनाएं रणनीतिक रूप से अहम हो जाती हैं। अगला प्रश्न, पूगा घाटी जो हाल में ही भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में रही, कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पूगा घाटी पूर्वी लद्दाख के चांगथांग इलाके में लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत का सबसे संभावनाशील जियोथर्मल क्षेत्र है, जो अपने गर्म पानी के झरनों, फ्यूमरोल, कीचड़ के कुंडों और जमीन के नीचे मौजूद गर्मी के भंडारों के लिए जाना जाता है। सोलर और विंड एनर्जी की तुलना में जियोथर्मल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण फायदा क्या है? सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा के लाभ, लगातार 24/7 बिजली का उत्पादन, बहुत कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कम जमीन की जरूरत, मौसम पर निर्भर नहीं और उच्च क्षमता कारक। निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर है सूचकांक में निफ्टी 500 ब्रह्मांड की कंपनियां शामिल हैं, जिनके उत्पाद, सेवाएं और संचालन अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप है। विशेष रूप से क्रूरता या जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचते हैं। उदाहरण के लिए, तंबाकू, शराब, हथियार, जुआ या पशु हानि से संबंधित गतिविधियों जैसे व्यवसायों में शामिल कंपनियों को
अहिंसा ढांचे के तहत जांच की जाती है। अगला प्रश्न, हाल में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस महेंद्रगिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? सही उत्तर है आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला छठा प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। यह एक एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसमें बेहतर सर्वाइवेबिलिटी यानी मुश्किल हालात में भी सुरक्षित रहने की क्षमता, आधुनिक सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा काफी मजबूत होती है। हाल में ही खबरों में रहा एरो इंडिया 2027 इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है एरो इंडिया 2027 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का 16वां संस्करण होगा। एरो इंडिया का आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है। यह कार्यक्रम 8 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया 2027 के बारे में इनमें से कौन सा यह कथन सही है? यह है पहला, यह हर 2 साल में होने वाला आयोजन है। दूसरा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नोडल एजेंसी है। तीसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सहयोगी संस्था है। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही जवाब चुनें। सही उत्तर है एरो इंडिया का आयोजन हर 2 साल में यानी द्विवार्षिक किया जाता है। HAL नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। BEL उन सहयोगी संगठनों में से एक है जो इस कार्यक्रम के आयोजन में मदद करते हैं। हायर एजुकेशन पर हालिया ऑल इंडिया सर्वे 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो दर्ज किया है? सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 52.3% दर्ज किया। इसका मतलब है कि 18 से 23 साल की उम्र की ग्रुप की आधी से ज्यादा आबादी हायर एजुकेशन में एनरोल है। तमिलनाडु 50% GER का आंकड़ा पार करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत में 158 साल बाद दुर्लभ अल्पाइन फूल वाले पौधे साइनेंथस हुकरी को फिर से खोजा गया। ये किस राज्य में पाया गया? सही उत्तर है इसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के मागो गांव के पास चूना वैली में लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर फिर से खोजा गया। यह 1867 के बाद पहला कंफर्म इंडियन रिकॉर्ड है जब इसे आखिरी बार सिक्किम में सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने डॉक्यूमेंट किया था। कौन सा संगठन हर साल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है? सही उत्तर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हर साल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का रिसर्च और एनालिसिस विभाग है। यह इंडेक्स दुनिया भर के शहरों में शहरी जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद ये शहर रहे वियना ऑस्ट्रिया में और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कोपेनहेगन ने स्थिरता, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम इसमें भारतीय शहरों की बात करें तो दिल्ली की रैंक रही 120, मुंबई की रैंक रही 121, चेन्नई था 123 रैंक पे और बेंगलुरु की रैंक रही 127। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इनमें से किस पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सही उत्तर है
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 5 कैटेगरी में बांटे गए 30 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके शहरों का आकलन करता है, जैसे स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। अगला प्रश्न, हाल में ही जुलाई 2026 में भारत ने दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन अवीकली लॉन्च किया। इस दवा में इनमें से कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है? सही उत्तर है वीकली दुनिया का पहला एक साप्ताहिक बेसल इंसुलिन है। इसमें इंसुलिन आइकोडेक, एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग शामिल है। इसे नोवो नॉर्डिस्क, एक डैनिश कंपनी द्वारा विकसित और विपणन किया जाता है। यह उपचार के अनुपालन में सुधार करते हुए प्रतिवर्ष 365 इंसुलिन इंजेक्शन को घटाकर प्रतिवर्ष केवल 52 कर देता है। भारत में यह वीकली को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रोगी के लिए अनुमोदित किया गया है? सही उत्तर है भारत में वीकली यानी इंसुलिन आइकोडेक टाइप 1 मधुमेह मेलिटस और टाइप 2 मधुमेह मेलिटस वाले वयस्क रोगियों के लिए अनुमोदित है, जिन्हें बेसल इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। ये सभी मधुमेह रोगियों के लिए स्वचालित रूप से स्वीकृत नहीं है। उपचार चिकित्सा मूल्यांकन और नुस्खे पर निर्भर करता है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस शहर में करेगा? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन 21 से 22 जून 2027 को जेनेवा में किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक एआई शासन, भरोसेमंद एआई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और नागरिक समाज को एक साथ लाना है। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों का क्रम देखें तो 2023 यूनाइटेड किंगडम, 2024 दक्षिण कोरिया, 2025 फ्रांस, 2026 यानी वर्तमान भारत और 2027 में स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड 8 जुलाई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। आपने बताना है कौन सा है। आठ जुलाई 2026 को एनईपी 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित वयस्क साक्षरता बेंचमार्क प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड को भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। घोषणा को उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब देखें तो उत्तराखंड इन 5 राज्यों के साथ सम्मिलित हो गया है इस लिस्ट के अंदर। वो 5 राज्य अलग से और कौन है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड को मिलाकर हो गए हैं पूरे 6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उल्लास परिवर्णी शब्द का सही विस्तार करता है? सही उत्तर है वयस्क शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख वयस्क शिक्षा पहल है जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और गैर साक्षर वयस्कों के बीच साक्षरता में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है। यह स्वयंसेवी आधारित शिक्षण और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ACITI साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की त्रिपक्षीय पहल है। दूसरा, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है। तीसरा, ये लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने का प्रयास करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है तीनों कथन सही हैं। SITI साझेदारी भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, महत्वपूर्ण खनिजों, हरित ऊर्जा, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग स्थापित करती है। अगला प्रश्न,
वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम का स्थान लिया है? सही उत्तर है विकसित भारत रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण यानी वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 ने मनरेगा 2005 का स्थान लिया और 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया। यह ग्रामीण मजदूरी, रोजगार और आजीविका सृजन के लिए एक संशोधित वैधानिक ढांचा स्थापित करता है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण परिवार जो पहले मनरेगा के तहत काम की तलाश में था, अब वीबी ग्राम जी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोजगार प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न, वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 के तहत वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाया गया है, यानी कितने दिनों के लिए? सही उत्तर है नए अधिनियम के तहत सबसे बड़े सुधारों में से एक अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार में वृद्धि है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रामीण परिवार पहले से ही अपने 100 दिनों के हक का उपयोग कर चुका है, तब उसे 25 अतिरिक्त दिनों का रोजगार मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह एक ऐतिहासिक परियोजना है जिससे भारत की रिफाइनिंग क्षमता, पेट्रोकेमिकल उत्पादन, रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ग्रीनफील्ड परियोजना का तात्पर्य पहले से अविकसित भूमि पर विकसित एक पूरी तरह से नई औद्योगिक परियोजना से है, जो ब्राउनफील्ड परियोजना के विपरीत है, जो मौजूदा सुविधा या का विस्तार या आधुनिकीकरण करती है। अगला प्रश्न, हाल में ही अनावरण की गई I2SEA पनडुब्बी केबल प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस देशों को जोड़ना है? सही उत्तर है 3600 किलोमीटर की एक नई सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल प्रणाली है, जिसका अनावरण 2 जुलाई 2026 को किया गया था। इसे भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइपर स्केल डेटा केंद्रों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह राजमार्ग वस्तुओं का परिवहन कुशलता पूर्वक करते हैं, उसी तरह पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट डेटा को देशों में तेजी से पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से I2SEA केबल प्रणाली के 2 भारतीय लैंडिंग स्टेशन कौन से हैं? सही उत्तर है केवल में भारत में 2 लैंडिंग स्टेशन होंगे। पहला मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा दक्षिण चेन्नई तमिलनाडु में। दोहरी लैंडिंग स्टेशन नेटवर्क लचीलापन, अतिरेक में सुधार करते हैं और यदि एक लैंडिंग बिंदु क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूर्ण इंटरनेट व्यवधान के जोखिम को कम करते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? सही उत्तर है PMFME आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जून 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करके भारत के असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक रूप देना है। उदाहरण के लिए, एक गांव में छोटी अचार बनाने वाली इकाई को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता
यह फसाई पंजीकरण सहायता, ब्रांडिंग सहायता और बैंक ऋण प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न, पीएमएफएमई के तहत पात्र व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मुख्य रूप से इस रूप में है। सही उत्तर है जो सहायता दी जाती है वो इस प्रकार है। 35% क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सब्सिडी 10 लाख तक, लाभार्थी परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान देता है, शेष राशि बैंक क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला उद्यमी मसाला पीसने की इकाई स्थापित करना चाहती है तो वह बैंक ऋण प्राप्त करने के बाद इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। अगला प्रश्न, भारत ने 2026 में निम्नलिखित में से किस आधिकारिक विषय के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? सही उत्तर है भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। आधिकारिक विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। यह विषय भारत के लोगों पर केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग पर जोर देता है। अगला प्रश्न, भारत की 2026 अध्यक्षता के तहत विस्तारित ब्रिक्स समूह को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से दर्शाता है? सही उत्तर है अगर हम ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा और देशों को देखें तो वो इस प्रकार हैं: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। विस्तार ने ब्रिक्स के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को काफी बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली भौगोलिक संकेतक यानी जीआई उत्पाद गैलरी का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को किस स्थान पर किया गया था? सही उत्तर है उत्तराखंड ने 13 जुलाई 2026 को उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में पहला जीआई उत्पाद गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी में 30 से अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और सांस्कृतिक कलाकृतियां शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और किसानों और कारीगरों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करना है। उदाहरण के लिए आगंतुक एक ही स्थान पर आईपनाट, बैरीनाग चाय, मुंशियारी व्हाइट राजमा और तेजपत जैसे प्रसिद्ध उत्पादों के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल में ही राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ लाउडंकिया वाइन स्नेक का दस्तावेजीकरण किया गया था? सही उत्तर है लाउडंकिया वाइन स्नेक को 12 जुलाई 2026 को उदयपुर के उबेश्वर वन्यजीव क्षेत्र में फोटो खींचा गया था। दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रजाति को राजस्थान में शायद ही कभी दर्ज किया जाता है, जिससे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जैव विविधता रिकॉर्ड जुड़ जाता है। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संयुक्त राष्ट्र का पहला वैज्ञानिक मूल्यांकन जुलाई 2026 में जारी किया गया का शीर्षक है? सही उत्तर है जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की प्रारंभिक रिपोर्ट शीर्षक से जारी किया। ये दुनिया भर के नीति निर्माताओं का समर्थन करने के लिए एआई के अवसरों, जोखिमों और वैश्विक प्रभावों का साक्ष्य आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की पहली एआई वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में प्रमुख चिंता क्या है? सही उत्तर है रिपोर्ट की केंद्रीय चेतावनी है कि एआई क्षमताएं सरकारों, वैज्ञानिकों और नियामकों
की समझ या उन्हें नियंत्रित करने की गति से तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा सुरक्षा उपाय तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख रहे हैं। उदाहरण, जनरेटिव एआई तेजी से यथार्थवादी पाठ, चित्र और वीडियो बना सकते हैं, जिससे गलत सूचना और डीप फेक को नियंत्रित करना तेजी से मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न, हाल में ही एस अश्वथ जो खबरों में थे भारत के बन गए हैं। सही उत्तर है पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2026 में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद तमिलनाडु के एस अश्वथ भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। भारत अब 100 ग्रैंड मास्टर्स के मील के पत्थर को प्राप्त करने से केवल 2 ग्रैंड मास्टर्स दूर हैं, जो कि एक वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में देश की तेजी से उदय को दर्शाता है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर यानी जीएम की उपाधि आधिकारिक तौर पर कौन सा संगठन प्रदान करता है? सही उत्तर है FIDE यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ शतरंज की विश्व शासी निकाय है। एक खिलाड़ी को आमतौर पर 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को प्राप्त करें और कम से कम एक बार 2500 FIDE एलो रेटिंग को पार करें। आवश्यक नहीं है कि एक साथ। अगर वो इन मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से नवाजा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रैंड मास्टर खिताब फाइड द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च आजीवन खिताब है, विश्व चैंपियन को छोड़कर। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने भारत के पहले सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? सही उत्तर है कर्नाटक सरकार ने विश्व स्तरीय एआई प्रतिभा विकसित करने पर उन्नत एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने और शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के पहले सरकार द्वारा संचालित एआई विश्वविद्यालय की घोषणा की। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित गूगल IO कनेक्ट इंडिया 2026 के दौरान ये घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत 16 जुलाई 2026 को किस शहर में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है भारत 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। भारत ने हाल में ही शांति अभियान शुरू किया है, जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अपना शांति अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू किया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस अभियान का अनावरण किया। भारत जून 2027 के चुनाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से समर्थन मांग रहा है। भारत ने इससे पहले 2021-22 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया था। भारत द्वारा अपने UNSC अभियान के लिए शुरू किया गया संक्षिप्त नाम शांति का अर्थ है? सही उत्तर है S से सुरक्षित, H से समग्र, A से उन्नति, N से मानदंडों के माध्यम से, T से विश्वास और I से अखंडता। यह ढांचा शांतिपूर्ण, समावेशी, नियम आधारित और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले निम्नलिखित देशों में से कौन सा है? सही उत्तर है
भारत एकल एशिया प्रशांत समूह सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है और जून 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान निर्धारित चुनाव में तजाकिस्तान का सामना करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, हाल में शुरू किया गया सेवा उत्पादन सूचकांक यानी ISP निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर है 14 जुलाई 2026 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवाओं के उत्पादन का भारत का पहला परीक्षण सूचकांक जारी किया। यह औपचारिक सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक परिवर्तनों का मासिक माप प्रदान करता है, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन को मापता है। ISP से भारत के व्यापक आर्थिक आंकड़ों और नीति निर्माण में सुधार की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, जैसे कि IIP हमें बताता है कि विनिर्माण बढ़ रहा है या धीमा हो रहा है, ISP इंगित करेगा कि बैंकिंग, परिवहन, खुदरा और आतिथ्य जैसी सेवाएं बढ़ रही हैं या सिकुड़ रही हैं। अगला प्रश्न, ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा या से सही है या है? पहला, इंडेक्स का बेस ईयर 2024-25 है। दूसरा, ट्रायल इंडेक्स अभी 19 फॉर्मल सर्विसेज सबसेक्टर को कवर करता है। तीसरा, ये अभी एक ओवरऑल कंपोजिट सर्विसेज इंडेक्स देता है। सही जवाब चुनें। कथन 1 सही है, आधार वर्ष 2024-25 है। कथन 2 भी सही है, इसमें औपचारिक सेवा क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र शामिल है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। अभी केवल उप क्षेत्रीय ट्रायल इंडेक्स जारी किए गए हैं। कवरेज में सुधार और सीरीज की स्थिरता की जांच के बाद ही कुल मिलाकर कंपोजिट ISP पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की जंगल में सफल वापसी से जुड़ी हालिया खबर किस संरक्षित क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है भारतीय ग्रे हॉर्नबिल लगभग 60 से 70 वर्षों तक स्थानीय रूप से विलुप्त होने के बाद गुजरात के गिर परिदृश्य में सफलतापूर्वक फिर से स्थापित हो गया है। 2021 और 2023 के बीच एक वैज्ञानिक संरक्षण कार्यक्रम के तहत पक्षियों को फिर से पेश किया गया था और वे अब जीवित हैं और प्राकृतिक रूप से जंगल में प्रजनन कर रहे हैं। निष्कर्षों को सहकर्मी समीक्षित पत्रिका बर्ड्स में प्रकाशित किया गया है। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला, ये वन पारिस्थितिकी तंत्र में बीजों को फैलाने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी है। दूसरा, ये मुख्य रूप से पेड़ों के प्राकृतिक खोखले हिस्सों में घोंसला बनाता है। तीसरा, ये केवल हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला पक्षी है। सही उत्तर चुनें। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फल खाने वाले पक्षी हैं और बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे जंगलों को फिर से उगने में मदद मिलती है। ये आमतौर पर बड़े पेड़ों के प्राकृतिक खोखले हिस्सों में घोंसला बनाते हैं, जहां मादा अंडे सेने के दौरान खुद को अंदर बंद कर लेती है। ये सिर्फ हिमालय में ही नहीं, बल्कि भारत के मैदानी इलाकों और प्रायद्वीपीय भारत में भी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हॉर्नबिल को अक्सर जंगल का किसान कहा जाता है, क्योंकि वे दूर दूर तक बीज फैलाते हैं। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस NCEG पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही उत्तर है ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 1 से 2 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवा वितरण, AI और नागरिक केंद्रित प्रशासन पर चर्चा करने के लिए भारत का प्रमुख मंच है। अगला प्रश्न, भारत में ई गवर्नेंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ICT।
सार्वजनिक सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदान हो इसलिए, भ्रष्टाचार कम हो इसलिए, पारदर्शिता बढ़े, नागरिक भागीदारी में सुधार करें, कागज रहित और चेहरा रहित शासन सक्षम करें, और यह डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो इन सभी के लिए ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने किस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारत के पहले मानक पेश किए? सही उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो ने मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली दिशा निर्देश शीर्षक से भारत का पहला भारतीय मानक विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत भर में खराब मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए वैज्ञानिक रूप से ठोस और समान प्रक्रियाओं को स्थापित करना है। दिशा निर्देश केवल पेड़ लगाने के बजाय पारिस्थितिक पुनर्स्थापना पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न, मैनग्रोव को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे पहला चक्रवातों और तूफानी लहरों से तट रेखाओं की रक्षा करें, दूसरा ब्लू कार्बन की बड़ी मात्रा में भंडारण करें, तीसरा कई समुद्री प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करें। सही उत्तर का चयन करें। मैनग्रोव चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण मात्रा में ब्लू कार्बन का भी भंडारण करते हैं। इसके अलावा मछली, झींगे, केकड़े और कई समुद्री जीवों के लिए प्रजनन और नर्सरी आवास भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए गंभीर चक्रवातों के दौरान सुंदरवन में मैनग्रोव वन लहर ऊर्जा को कम करते हैं और तटीय बस्तियों की रक्षा भी करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला समर्पित ICMR उच्च ऊंचाई चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के केलोंग में भारत का पहला समर्पित उच्च ऊंचाई चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रही है। यह केंद्र मौजूदा ICMR फील्ड स्टेशन का एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र में अपग्रेड करेगा, जो उच्च ऊंचाई वाले स्वास्थ्य चुनौती और जलवायु संवेदनशील बीमारियों पर केंद्रित होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य स्थिति उच्च ऊंचाई वाली चिकित्सा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है? सही उत्तर है उच्च ऊंचाई वाली चिकित्सा मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, के कारण होने वाली बीमारियों से संबंधित है, जैसे तीव्र पर्वतीय बीमारी, उच्च ऊंचाई फुफ्फुसीय एडिमा, उच्च ऊंचाई सेरेब्रल एडिमा जैसे बीमारियां। नया ICMR केंद्र इन विकारों पर शोध करेगा और निवारक रणनीतियों का विकास करेगा। उदाहरण के लिए कई तीर्थयात्री जो केदारनाथ या अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, यदि वे अनुकूलन के बिना बहुत तेजी से चढ़ते हैं तो उन्हें तीव्र पर्वतीय बीमारी का अनुभव हो सकता है। अगला प्रश्न, गिरीश भारद्वाज, जिनका हाल में ही 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शीर्षक से लोकप्रिय थे? सही उत्तर है गिरीश भारद्वाज को भारत के ब्रिजमैन के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में 140 से अधिक कम लागत वाले निलंबन पुलों का निर्माण किया था। उनके काम ने स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और सरकारी सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी में काफी सुधार किया। उन्हें ग्रामीण विकास और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। परीक्षाओं के लिए उदाहरण, जैसे ई श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है, गिरीश भारद्वाज को भारत के ब्रिज मैन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के डैश उप वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। सही उत्तर है
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को 51वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उप प्रमुख भारतीय वायुसेना में दूसरे सर्वोच्च पद पर होता है और नीति, योजना, आधुनिकीकरण, खरीद और परिचालन तैयारी में वायुसेना प्रमुख की सहायता करता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर के बाद वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस विषय के तहत किया गया था? सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में ग्रामोदय से राष्ट्रोदय विषय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में मजबूत केंद्र राज्य समन्वय और समुदाय के नेतृत्व वाले शासन के माध्यम से ग्रामीण विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उदाहरण के लिए, स्मार्ट शहरों का लक्ष्य शहरी विकास है, उसी तरह ग्रामोदय से राष्ट्रोदय दृष्टिकोण गांवों को मजबूत करके राष्ट्रीय विकास चाहता है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद ने हाल में ही 1 घंटे में लगभग कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सही उत्तर है 12 जुलाई 2026 को अहमदाबाद नगर निगम ने गुजरात के बधाज में 1 घंटे के भीतर 3.61 लाख लगभग 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मेगा वृक्षारोपण अभियान में 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अहमदाबाद के रिकॉर्ड सेटिंग वृक्षारोपण अभियान के दौरान कौन सी वृक्षारोपण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? सही उत्तर है 'पौधारोपण मियावाकी विधि का उपयोग करके किया गया था, जिसे जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित किया गया था। इसमें तेजी से बढ़ने वाले आत्मनिर्भर जंगलों को बनाने के लिए देसी प्रजातियों को घने रूप से लगाना शामिल है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। हाल में ही उंझा क्यूमिन यानी जीरा और उंझा फेनल वरियाली, जिसे आप सौंफ कहते हैं, जिन्हें भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित उंझा जीरा के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है और सौंफ यानी वरियाली के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। हाल में ही उंझा जीरा और उंझा सौंफ को भारत के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किए गए थे, जिससे उन्हें उनके भौगोलिक मूल के आधार पर कानूनी मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न, 12 जुलाई 2026 में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परिसर को आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है? सही उत्तर है 12 जुलाई 2026 से सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। पुनर्नामांकित परिसर में सरकारी कार्यालय भवन, कर्तव्य मार्ग और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत भविष्य की प्रशासनिक संरचनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का एक हिस्सा कर्तव्य पथ निम्नलिखित में से किससे जुड़ता है? सही उत्तर है कर्तव्य पथ पूर्व में राजपथ भारत का औपचारिक मार्ग है, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। औपनिवेशिक प्रतीकों पर कर्तव्य के संवैधानिक मूल्य को दर्शाने के लिए सितंबर 2022 में इसका नाम बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व इस वजह से चर्चा में था? सही उत्तर है 30 जून 2026 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघ पुनरारंभ कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए ओडिशा को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ओडिशा द्वारा एनटीसीए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करने के बाद ये मंजूरी मिली। इस परियोजना का उद्देश्य पहले के प्रयास के विफल होने के बाद बाघों की आबादी को बहाल करना है। उदाहरण के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व की तरह सतकोसिया स्थानीय रूप से विलुप्त बाघ आबादी को बहाल करने के लिए
बागों को फिर से पेश करने का एक और उदाहरण है। हाल में ही दुनिया के सबसे पुराने सटीक रूप से दिनांकित बरगद के पेड़ के रूप में पहचाना गया बरगद का पेड़ बिहार के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद का पेड़ माना है, जिसकी अनुमानित आयु लगभग 700 वर्ष है। अगला प्रश्न, बिहार के बरगद के पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया गया था? सही उत्तर है शोधकर्ताओं ने लकड़ी के नमूनों से निकाले गए अल्फा सेलुलोज पर उच्च सटीक रेडियोकार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग किया। चूंकि बरगद के पेड़ स्पष्ट वार्षिक विकास छल्ले पैदा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें वृक्ष विज्ञान उनकी उम्र को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है, जिससे रेडियोकार्बन डेटिंग पसंदीदा तकनीक बन जाती है। उदाहरण के लिए इससे कार्बनिक अवशेष होते हैं, लकड़ी, चारकोल, हड्डियां, इनको हम कार्बन डेटिंग से इनकी कितने पुराने हैं आयु ये जान सकते हैं। ज्वालामुखी चट्टानों को पोटेशियम आर्गन डेटिंग द्वारा और प्राचीन मिट्टी के बर्तन को थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अप्रैल 2026 में लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिलों में से एक नहीं था? सही उत्तर है जो 5 नए जिले हैं वो हैं शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कार और द्रास। इन्हें लेह और कारगिल के मौजूदा जिलों में जोड़ा गया, जिससे जिलों की कुल संख्या 7 हो गई। गुरेज जम्मू और कश्मीर में स्थित है, लद्दाख में नहीं। अगला प्रश्न, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को औपचारिक रूप से 10 जुलाई 2026 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया था। वह किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं? सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और नैदानिक वैज्ञानिक हैं। उन्हें तपेदिक, HIV, बाल स्वास्थ्य और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में और उससे पहले ICMR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्हें मई 2026 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 10 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और भारत रत्न प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने बनकर इतिहास रचा। आपने बताना है क्या? सही उत्तर है भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन 1973 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2026 में निर्वाचित हुई। वे यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी बन गए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में किस देश की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर ब्रह्मानंद मंदिर का दौरा किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 6 से 8 जुलाई 2026 की राजकीय यात्रा के दौरान 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में ब्रह्मानंद मंदिर परिसर का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस दौरे में उनके साथ थे। इस यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। परीक्षा के लिए, ब्रह्मानंद इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जबकि बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और यह भी इंडोनेशिया में ही है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया में ब्रह्मानंद मंदिर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मंदिर को समर्पित है? मतलब आपने बताना है कि ये किन भगवानों को समर्पित है। सही उत्तर है ब्रह्मानंद मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति को समर्पित है।
जैसे भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान शिव संहारक। यह मंदिर 1000 साल से भी पहले दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति के प्रसार का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हाल में ही भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित जलभरा या जोलभोरा संदेश पारंपरिक रूप से किस स्थान से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है 26 जून 2026 को जलभरा या जोलभोरा संदेश को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चंदन नगर की एक मशहूर मिठाई है। जीआई टैग आधिकारिक तौर पर चंदन नगर को इस पारंपरिक मिठाई का मूल स्थान मानता है। इस मिठाई का इतिहास 220 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये बंगाल की सबसे मशहूर मिठाइयों में से एक है। अगला प्रश्न, जलभरा संदेश अपनी किस खास विशेषता के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है जलभरा का मतलब है तरल पदार्थ से भरा हुआ। यह मिठाई नरम छीने से बनती है और इसके अंदर चीनी की चाशनी या नोलन गुड़ यानी खजूर के पेड़ का गुड़ की चाशनी भरी होती है। इसे काटने पर अंदर भरा तरल पदार्थ बाहर निकल आता है जो उसे भारतीय मिठाइयों में खास बनाता है। उदाहरण के लिए अंदर भरे इसी तरल पदार्थ की वजह से जलभरा संदेश आम संदेश से अलग होता है। अगला प्रश्न, स्पेन के समर ग्रुप ने हाल में ही किस भारतीय राज्य के सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग $2 बिलियन के निवेश की घोषणा की? सही उत्तर है स्पेन की कंपनी समर ग्रुप, जो डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशन के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनी है, ने मध्य प्रदेश में लगभग $2 अरब के निवेश की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में सेमीकंडक्टर से जुड़ी एक सुविधा और एक डेटा सेंटर शामिल है। इससे लगभग 5000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। जुलाई 2026 में कौन सा भारतीय राज्य कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना? सही उत्तर है 3 जुलाई 2026 को असम व्यावसायिक रूप से माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। पहला वाणिज्यिक उत्पादन तिनसुकिया जिले के छोटा तिंगराई चाय बागान में हुआ और उद्घाटन बैच को गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में बेचा गया। यह प्रीमियम वैश्विक माचा बाजार में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। उदाहरण के लिए इससे पहले भारत असम ब्लैक टी और दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध था। माचा उत्पादन के साथ असम ने प्रीमियम ग्रीन टी उत्पादों में विविधता लाई है। माचा को निम्नलिखित में से किस प्रकार से सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? सही उत्तर है माचा विशेष रूप से उगाए गए हरे चाय के पत्तों का बारीक पिसा हुआ पाउडर है। साधारण ग्रीन टी के विपरीत, जहां पत्तियों को पानी में भिगोकर फेंक दिया जाता है, माचा को पानी में भिगोया जाता है जिससे उपभोक्ता पूरे पत्ते को पी सकते हैं, जिससे ये एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। इसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। उदाहरण के लिए पारंपरिक जापानी चाय समारोह में माचा का उपयोग किया जाता है, जबकि साधारण ग्रीन टी को गर्म पानी में पत्तियां डालकर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल में ही 4 राज्यों ने नर्मदा परियोजना से संबंधित लंबे समय से लंबित भुगतान मुद्दों को निपटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस समझौते का पक्ष नहीं है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के तहत सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना से संबंधित लंबित लागत साझाकरण और भुगतान विवादों को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ नर्मदा जल साझाकरण समझौते का पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न, हाल में ही खबरों में आया पिच्चवरम मैनग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर है
पिच्चावरम मैनग्रोव वन तमिलनाडु के कुड्डाडलोर जिले में वेल्लार और कोलेरून मुहानों के बीच स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। पिच्चावरम मैनग्रोव वन और कोडियामपलायम मैनग्रोव वन को अप्रैल 2022 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। हाल में ही शोधकर्ताओं ने इसके विशाल पारिस्थितिकी तंत्र मूल्य पर प्रकाश डाला, जिसमें लगभग 2,485 करोड़ रुपए की सेवाओं का अनुमान लगाया गया, जिससे संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत और न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक वस्तुओं और सेवाओं में अपने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही उत्तर है भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान की गई थी और ये आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 के रोड मैप का हिस्सा है। तो ये आज तक के लिए था दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो इसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, सुझाव और सवाल बताएं। हमारा चैनल है दून जी के वैली, ये इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें चैनल के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।